हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सेवेटी क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, उसी चैप्टर से संबंधित है। और पहला सवाल ये पूछा गया है कि अम्ल, क्षार तथा लवण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल के बारे में। दोस्तों, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जो घोल में यदि हम नीला लिटमस पत्र को डाल देंगे तो वह नीला लिटमस पत्र उस घोल में लाल हो जाएगा। और क्या होता है कि स्वाद में भी खट्टा होता है, यानी इसका जो स्वाद होता है ये काफ़ी ही ज़्यादा खट्टा होता है। और जब अम्ल को धातु से के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4 को देख लीजिए। H2SO4 का जो रासायनिक नाम होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी मेथनोइक अम्ल इत्यादि ये सभी के सभी अम्ल कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं क्षार के बारे में। दोस्तों, क्षार होते क्या हैं? तो क्षार बेसिकली एक ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी क्षार के जब जलीय विलयन में कोई भी लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो ये नीला कर देता है। और इसका जलीय विलयन स्वाद में तीखा होता है, यानी अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन जो क्षार का स्वाद होता है ये काफ़ी ही ज़्यादा कड़वा यानी तीखा होता है। और ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है जो साधारण नमक का अनुसूत्र है। KOH जिसे हम लोग पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ये सभी के सभी आपका क्षार दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा विलयन क्षारक विलयन है, यानी इनमें से कौन सा क्षार है, कौन सा अम्ल है, कौन सा लवण है। तो आसान सा ट्रिक जान लीजिए, किसी भी तत्व के अंत में OH लगा हो, क्या लगा हो जी? OH लगा हो यानी हाइड्रोक्साइड लगा हो तो 99% आपका जो होते हैं जी वो क्षार होते हैं। ये आसान तरीका है क्षार को पहचानने का। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि लवण के बारे में। देखिए, लवण एक ऐसे रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन के विस्थापित करने से बनाए जाते हैं। यानी अम्ल एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जब किसी अम्ल हाइड्रोजन से विस्थापित करते हैं ना जी तो अम्ल का निर्माण होता है। जैसे NaCl को देख लीजिए, KCl को देख लीजिए, CSO4 को देख लीजिए, ये सभी के सभी लवण होते हैं। अब अगला सवाल ये पूछा गया है कि संक्षारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। देखिए, आसान शब्द में इसका आंसर लिखाइएगा कि किसी धातु का अन्य धातु या यौगिक के साथ अभिक्रिया करके अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाना संक्षारण कहलाता है। नहीं समझे? फिर से सुन लीजिए। कोई भी एक धातु है, उसी धातु किसी अन्य धातु के साथ या किसी अन्य यौगिक के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है वो अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इसी ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब जैसे कि क्या होगा कि लोहे में जंग लगना, अब पहले लोहा रहता है और नमी के साथ अभिक्रिया करके वो फेरस ऑक्साइड बना देता है, जैसे लोहा में जंग लग जाता है। सिल्वर सल्फाइड का परत बनना, तांबे पर हरे रंग का परत बनना, ये सभी के सभी जो होते हैं संक्षारण कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए या उसके परत पे जस्ता, चांदी या सोना की परत को चढ़ा देनी चाहिए। इस प्रकार से धातु को संक्षारित होने से आसानी तरीके से बचाया जा सकता है। अब देखिए, अगला सवाल अगला चैप्टर से पूछा गया है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। आसान शब्द में इसका आंसर लिखिएगा कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर ये लिखिएगा कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय ना होकर ये क्षारीय होते हैं, जबकि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है।
रोमन नंबर 3 लिखिएगा कि धातु के कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट होता है, जबकि धातु के कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट नहीं होते हैं। धातु Cl2 यानी क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है, जबकि धातु Cl2 से अभिक्रिया करके वैद्युत सह संयोजक क्लोराइड बनाता है। यानी 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में यदि ये सवाल पूछे जाएंगे कि धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करें, तो आसान शब्द में लिखिएगा कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि धातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि धातु विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अर्थात सुचालक नहीं होते हैं। उसके बाद लिखिएगा कि धातु को पीटने पर अवरोध उत्पन्न करता है, जबकि अधातु को पीटने पर अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है जी कि साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो साबुन होते हैं और जो अपमार्जक होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंट यानी अंतर होता क्या है। तो आसान शब्द में लिखिएगा कि साबुन और अपमार्जक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर ये बता दीजिएगा कि देखिए कि साबुन में कार्बोक्सी अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है, जबकि अपमार्जक में बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम लवण होते हैं। और बेंजीन का अनुसूत्र भी पूछा गया था मैट्रिक एग्जाम पेपर में, तो याद रखिएगा बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है जी वो C6H6 होता है। ठीक है जी। अब चलिए उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि साबुन द्वारा कठोर जल में कपड़ा साफ नहीं किया जा सकता है। साबुन के माध्यम से आप चाहिएगा कि कठोर जल में कपड़ा साफ कर लेना, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि साबुन द्वारा कठोर जल में कपड़ा आप साफ नहीं कर सकते हैं, जबकि अपमार्जक के द्वारा कठोर जल में भी कपड़ा साफ किया जा सकता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अपमार्जक में साबुन की अपेक्षा आर्द्रता गुण अधिक पाया जाता है, अर्थात साबुन में जो आर्द्रता गुण होता है ये सबसे कम होता है, जबकि अपमार्जक में आर्द्रता गुण सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी मज़े की बात एक और जान लीजिए कि साबुन से जो जल प्रदूषण होता है वो कम होता है, जबकि अपमार्जक से ज़्यादा होता है। और साबुन जो है वो वनस्पति तेल से बनाए जाते हैं, जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में क्यों रखा गया है। इसका आसान सा एक ही उपाय है कि उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीव के आवर्त सारणी बनने की बाद हुई थी। देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में ही तमाम तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर बैठाई गई है। तो उत्कृष्ट गैसों का जो खोज हुआ था मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद में हुआ था। दूसरी ओर ये क्रियाशील भी नहीं होते हैं, यही कारण है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में रखा गया है। अब आइए अगला जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं। सवाल ये कहता है कि प्लेटिनियम और सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो आसान शब्द में इसका आंसर बता दीजिएगा कि देखिए प्लेटिनियम, सोना और चांदी कम क्रियाशील धातु होता है, यानी ये सबसे कम अभिक्रिया करता है, बहुत कम अभिक्रिया करता है। दूसरी ओर इसमें जंग भी नहीं लगता है। सोना को देख लीजिए, चांदी को देख लीजिए, इसमें बहुत ही कम जो होता है जंग लगता है, नहीं इसमें बीज नहीं पकड़ता है। इसकी चमक हमेशा बनी रहती है। सोना चांदी कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, उसकी चमक हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि प्लेटिनियम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अब अगला सवाल कहता है, यहाँ पे सामने आप मार्जक वाला हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक अच्छे साबुन की विशेषता को बताइए। तो देखिए एक अच्छे साबुन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से होनी चाहिए कि यह अल्कोहल में विलय होना चाहिए। यानी एक अच्छा साबुन की विशेषता ये होती है कि जब उसे अल्कोहल के विलयन में डालेंगे तो वो घुल जाना चाहिए। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा साबुन की विशेषता यह होता है कि उसमें 10% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि इसका प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए। यानी एक अच्छा साबुन की एक ये विशेषता होती है कि जब उसका हम इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो चटकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि इसमें क्षार मुक्त यानी मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल करता है कि एस्टर का उपयोग बताइए। देखिए एस्टर का उपयोग क्या होता है। तो एस्टर का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला ये होता है कि एस्टर का उपयोग 63 पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। एस्टर का जो उपयोग है वो आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है।
एस्टर का उपयोग मिठाई बनाने में किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल आता है कि एस्टर का उपयोग इनमें से किस में किया जाता है, तो याद रखिएगा मिठाई में, आइसक्रीम में, तीसरे पेय पदार्थ में, और एस्टर का जो उपयोग है वो इत्र बनाने में भी किया जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 19 करता है, सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं क्यों? तो इसका आसान सा रीज़न ये है कि सोडियम और पोटेशियम कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम किरोसिन तेल में विलय होता है। दूसरी ओर ये कोई भी अभिक्रिया भी नहीं करता है, यानी सोडियम और पोटेशियम क्या होता है कि जब इसे हम किरोसिन तेल के अंदर रखेंगे तो ये सबसे पहला बात है कि घुलता भी नहीं है और किरोसिन तेल के साथ कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। अगला सवाल है, संक्षारण क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि धातु संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, उसी हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब अगला सवाल करता है कि अपरूपता क्या है, कार्बन के कितने अपरूप हैं? देखिए अपरूपता बेसिकली उसे कहते हैं कि जब कोई भी तत्व प्रकृति में विविध भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं और इसके रूप अपरूप कहलाते हैं। और आप सभी को तो मालूम होगा कि कार्बन के दो अपरूप होते हैं, पहला होते हैं हीरा तो दूसरा होते हैं ग्रेफाइट। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।